चलिए, आज हमारा जो स्पेक्ट्रम का एक नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। ठीक है, जो कि कब चलेगा? 1907 से लेकर, ये जो चरण जो होगा 1907 से लेके, ठीक है, 1917 तक ये चरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1907 में क्यों? क्योंकि 1907 में आपको क्या होता है, आपका सूरत एक स्प्लिट होता है 1907 में। उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधि का एक चरण चलेगा और गांधी जी के आगमन से पहले ये चरण क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है, और मुख्यतः ये अपने 1917 के आसपास भी अपने चरम पे होता है। और फिर से 1917 के बाद की जो बात करें, 1917 से पहले तक तो चरम पे होता है, लेकिन 1917 के बाद 1917, 18, 19 में जब गांधी जी का जो रोल जब बढ़ेगा पॉलिटिक्स में, धीरे धीरे शांत हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर से 1919 में जब क्या होता है, सो आपको जलियांवाला हत्याकांड होता है। तो 20 में भी आपको थोड़ा असहयोग आंदोलन के साथ साथ भी ये चरण आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, असहयोग आंदोलन असफल होगा तो 1922 के बाद तो और भी मतलब नव क्रांतिकारी गतिविधि का चरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों की लहर की बात करेंगे तो उग्र राष्ट्रवाद के विकास के उपोत्पाद के रूप में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मंद पड़ने के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण जो 1970 तक जारी रहा का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया, मंद पड़ गया या फिर समाप्त हो गया, क्योंकि प्रमुख नेता जो थे या फिर पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिए या फिर बाहर चले गए, या फिर तिलक जैसे नेताओं को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो तिलक जी जैसे नेताओं को जब गिरफ्तार किया गया तो लीडरलेस हो गया, तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन क्या होता है, मंद पड़ जाता है। और दूसरा रीजन ये भी था, सो कांग्रेस को उदारवादी दल के लोग जो थे इनको समर्थन करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या होता है, क्रांतिकारी गतिविधियों की लहर आपको देखने को मिलती है। क्रांतिकारी गतिविधियों के दूसरे चरण का प्रारंभ असहयोग आंदोलन की असफलता के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, दूसरा चरण कब होगा, तो गांधी जी के बातों में लोगों ने विश्वास, गांधी जी के बातों में विश्वास आकर सभी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो हुई, लेकिन गांधी जी ने एक तरफा फैसला लेते हुए 1922 में असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिले क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा लहर जो होता है आपको 1922 में आपको देखने को मिलता है। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन की सफलता के पश्चात युवा राष्ट्रवादियों का मोह क्या था, भंग हो गया। ठीक है, क्या था, युवा राष्ट्रवादी जो थे उनका मोह जो था भंग हो गया था, क्योंकि उनका मानना था उदारवादी लोग जो है, उदारवादी नेता जो है वो मतलब उनके जो उनका जो मांग जो है उनको खड़े नहीं उतर पा रहे। ठीक है, वो युवा जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था हताश हो गया था, तो अपनी राष्ट्रवादी ऊर्जा की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त मंच की तलाश करने लगे। ठीक है, इसी दौरान उनको बहुत सारी संस्था वगैरह भी आपको मिलेगी। ठीक है, हाँ, उग्रवादियों के उग्र तेवर भी क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में सहायक रहे। इनके कार्यकलापों में ऐसे युवा राष्ट्रवादियों की प्रोत्साहन मिला। अतिवादियों ने हालांकि अपने अभियान में बड़ी संख्या में युवाओं को मतलब क्या किया, सम्मिलित किया। ठीक है, उन्हें त्याग करने की प्रेरणा दी, किंतु एक प्रभावी संगठन बनाने या तरुणों की क्रांतिकारी भावनाओं को स्वतंत्रता अभियान हेतु उपभोग करने में असफल है। अंततः युवाओं ने ठीक है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तत्कालीन साधनों के अनुपयुक्त पाया तथा निष्कर्ष निकाला कि यदि उपनिवेशी शासन को समाप्त करना है तो हिंसक तरीके अपनाने आवश्यक होंगे, क्योंकि अभी तक क्या थे, उदारवादी के ऊपर मतलब क्या थे, डिपेंड करते थे। और उदारवादी नेता जो थे, जो उनकी जो महत्वाकांक्षी जो थी, उन पे वो खड़े नहीं उतर रहे थे। इन्होंने मतलब फिर से क्या किया, युवा जो थे उस समय को उन्होंने मतलब हिंसक तरीके जो थे उसको मतलब उन्होंने अपनाने प्रारंभ कर दिए। उन्होंने यूरोपीय शासकों की हत्या, उनका मनोबल कम करने, प्रशासन को ठप करने तथा स्वतंत्रता के भारतीय तथा अंग्रेज विरोधियों के समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया। ठीक है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हत्या, डकैती, लूट इत्यादि सभी हिंसक गतिविधियों का उन्होंने क्या माना, वैध माना। ठीक है, अब इसी दौरान आप देखेंगे बहुत सारा मतलब हत्या, बॉम्ब कांड, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्रांतिकारी कार्यक्रम देखेंगे, किस प्रकार से क्रांतिकारी कार्यक्रम प्रारंभ होती है। इसमें लोग बॉम्ब बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्या बनाना सीखेंगे, बम बनाना मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों को हिंसक गतिविधियों का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी हिंसक आंदोलन चलाए जाए तथा समाजवादियों एवं उनके समर्थकों का दमन किया जाए। ठीक है, क्रांतिकारियों ने रूसी निलहिस्टों एवं आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रेरणा ली। ठीक है, रूस में भी ऑलरेडी जार के खिलाफ उस समय विद्रोह चल रहा था, तो वहां पे जो वहां के जो विद्रोही जो थे उनसे मतलब इन्होंने क्या किया, समर्थन दिया। आयरलैंड के क्रांतिकारियों से भी प्रेरणा ली थी, कि आयरलैंड भी जो था ब्रिटेन से आजाद होने के लिए वहां पर भी मूवमेंट चल रहा था, तो उनसे भी मतलब प्रेरणा ली। ठीक है, क्रांतिकारियों के कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर हिंसा कार्य करना,
ब्रिटिश अधिकारियों उनके समर्थकों में सहयोगियों की हत्या करना, डकैती डालकर क्रांतिकारी गतिविधियों पर धन एकत्र करना, सरकारी विरोधी लोगों के सहयोग से सैनिक कार्यवाही करने जैसी गतिविधियां भी इनमें सम्मिलित थी। ठीक है, क्रांतिकारी चाहते थे, उनकी चाहत क्या थी, क्रांतिकारी चाहते हिंसात्मक कार्यों के द्वारा शासकों को आतंकित किया जाए, मतलब उसको डराया जाए। ठीक है, ताकि तथा वो भारतीयों के इस भय से दूर किया जाए कि अंग्रेज शक्तिशाली एवं अजय है। ठीक है, जब वो डरेंगे तो खुद ही मतलब क्या होंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी देखेंगे पाकिस्तान में चीन का बहुत अधिक मतलब प्रत्यक्ष रूप से वहां पे क्या हो रहा है, दखल अंदाजी बढ़ रहा है। तो वहाँ का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात की, अभी पहले भी जो गवर्नमेंट थी वो चीन समर्थक गवर्नमेंट है, वहाँ पे कंटिन्यूस आती जाती। तो जनता ने क्या किया, तो जनता ने वहाँ पे क्या किया, वहाँ का मतलब जिस क्षेत्र में चीनी साम्राज्य एक तरह से बन रहा है, तो वहाँ के लोगों ने मतलब इतना डरा दिया है चीनी को, इतना न डरा दिया, कोई वहाँ पे काम करना ही नहीं चाहता। ठीक है, कंटिन्यू बम विस्फोट हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। तो सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन अगर डर जाएगा तो उनको एक समय भागना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे मतलब ये तो अभी अभी जो संदर्भ में बताया वर्तमान का संदर्भ है, लेकिन उस समय भी यही था, उनको इतना डरा के आतंकित कर दे, खुद ही मतलब देश छोड़ के भाग गया। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार कर भारतीयों व उनके कार्यों में सहयोग देने की अपील की तथा युवाओं को इस कार्य के लिए आगे आने का भी आह्वान किया, क्योंकि बड़ी संख्या में अंग्रेजों के तरुणों का दमन किया था। अतिवादी भी अपने कार्यों में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने में सफल नहीं हो पाए, उल्टे उन्होंने इसके उदय में अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। जो अतिवादी जो थे, जो कि नव राष्ट्रवादी थे, जो उग्रवादी जो थे, वो उतना हिंसक बात नहीं करते थे। ठीक है, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जहां तक कि उनके बातों से क्या थे, ये लोग क्रांतिकारी जो थे और भी ज्यादा मतलब क्या हो गया, प्रेरित हो गए। जैसे कि बात करेंगे, जैसे कि तिलक के लेख से बहुत लोगों ने प्रभावित हुआ। ठीक है, जैक्सन की हत्या कर दी गई, मतलब सॉरी, जैक्सन की आनंद करहरे के द्वारा मतलब जैक्सन की हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं सावरकर से प्रेरित थे। तो ये लोग क्रांतिकारी विचारधारा के लोग जो थे, ठीक है, जो कि अतिवादी जो थे, उनसे कहीं ना कहीं ये प्रेरित होते थे। ठीक है, क्रांतिकारी वो प्रेरणा जिसे उदारवादी दल के लोकप्रिय बनाया था, धीमे प्रभाव की नीति ने जिसे उग्रवादियों ने अपनाया था। ठीक है, दोनों में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, क्रांतिकारी वे प्रेरणा जिसे उदारवादी दल ने लोकप्रिय बनाया था तथा धीमे प्रभाव की नीति जिसे उग्रवादियों ने अपनाया था, दोनों में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब उदारवादी दल के जो नेता जो थे उनकी बात में तो बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। और जो थे अतिवादी की बात करेंगे, तो उग्रवादी ने भी अपना एक प्रभाव अपनाया था, मतलब वो भी विरोध करते थे, लेकिन इतने हिंसक नहीं थे, धीमे प्रभाव को उसमें भी विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, उनका मतलब एक विचार जो था वो थोड़ा अलग ही, तो वो हिंसक गतिविधि में ज्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है, क्रांतिकारियों का मानना था कि साम्राज्य, ठीक है, क्रांतिकारियों का मानना है साम्राज्यवादी शासन भारत की धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, संस्कृति, सभ्यता एवं नैतिक मूल्य इत्यादि सभी को मतलब क्या करती है, विनिष्ट कर देगा। ठीक, इन क्रांतिकारियों ने एकमात्र उद्देश्य मातृभूमि की विदेशी दासता से मतलब क्या करना था, मुक्त कराना था। अब देखें क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन करेंगे, इसमें क्रांतिकारी गतिविधि कहाँ कहाँ पे चली या कौन से प्रमुख घटना जो हुआ वो हुआ। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से प्रीलिम्स के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ऊपर तो हमको मेंस लिखने में या फिर हमारे समझ विकसित कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो है फैक्ट आएंगे जहां से प्रश्न बनेंगे। प्रथम विश्व के पश्चात भारत में विदेशों में क्रांतिकारी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के निम्न परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। सबसे पहले हम चलेंगे बंगाल में। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा क्रांतिकारी का जो अड्डा जो था कहाँ था, गढ़ जो था बंगाल ही था। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज में हुआ। ठीक है, कौन सा समाज, भद्रलोक समाज में। ठीक है, 1870 तक कलकत्ता में छात्रों का अनेक गुप्त समितियों का गठन किया जा चुका था, किंतु ये समितियां ज्यादा सक्रिय नहीं हो सकी। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन की बात करेंगे, अनुशूलन समिति था। कौन था, अनुशूलन समिति, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। कब हुई थी अनुशूलन समिति की स्थापना, कब हुई थी, तो इंपॉर्टेंट है, 1902 में अनुशूलन समिति की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, मिदनापुर में किसने की थी, तो मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की। हालांकि इसकी बहुत सारी शाखाएं थी, लेकिन ध्यान में रखेंगे तो इसकी पहली शाखा जो थी ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा मिदनापुर में स्थापित की, जो कि ईस्ट बंगाल में पड़ता था। कौन सा बंगाल में था, तो ईस्ट बंगाल में पड़ता था। ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है, पूर्वी बंगाल में पड़ता था। ठीक है, और जबकि कलकत्ता की शाखा का स्थापना पी मित्रा ने किया था। तो गलती मत कीजिएगा, इसकी जो पहली शाखा जो थी 1902 में मिदनापुर में स्थापित की गई थी, इसकी दूसरी शाखा कलकत्ता में स्थापित की गई थी। अनुशीलन समिति के कलकत्ता शाखा का संस्थापक पी मित्रा थे, जबकि पूर्वी बंगाल की शाखा की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु थे। ठीक है, ध्यान रखिए, कलकत्ता के अनुशीलन समिति में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वरेंद्र कुमार घोष जैसे नेताओं का विशेष भूमिका रही थी, जिसे बीपीएससी इस बार परफेक्शन और क्वेश्चन में पूछा था। तो वरेंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ
बनर्जी जो नेता जो थे, इनकी प्रमुख भूमिका रही थी अनुशीलन समिति को आगे बढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो थे इसी के सदस्य थे। किंतु अनुशीलन समिति की गतिविधियां अपने अनुयायियों को शारीरिक एवं नैतिक परीक्षण देने तक सीमित नहीं था। 1908 तक आकर के लगभग निष्क्रिय हो गया, ठीक है। अप्रैल 1906 में क्या होता, अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 सदस्य, ठीक है, इनका नाम था भूपेंद्र कुमार घोष, एक थे भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह अनुशीलन समिति के सदस्य, ठीक है। बिहार में जो बम जो फेंकते किंग्स फोर्ट के ऊपर जो बम जो फेंकते हैं, ठीक है, खुदीराम बोस, वो भी अनुशीलन समिति से ही जुड़े हुए थे, ठीक है, वो भी अनुशीलन समिति के शाखा से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि किंग्सफोर्ट जज जो था और बंगाल का बदनाम जज था, अनुशीलन समिति के शाखा से जुड़े हुए लोगों को सजा सुनाने के लिए वो मतलब कुख्यात था, ठीक है, इसीलिए मतलब उसकी हत्या का प्लान किया गया था, ठीक है। तो अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 सदस्य बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया, ठीक है। अनुशीलन समिति के सदस्य बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, कौन सा अखबार, साप्ताहिक पत्र युगांतर, ठीक है। इसी समय अनुशीलन समिति के सदस्यों में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी संपन्न की। 1905-06 तक युगांतर के अतिरिक्त कई अन्य पत्र पत्रिकाओं का भी क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कौन था, संध्या क्या था, प्रमुख था, कौन था उसमें, संध्या की बात करेंगे प्रमुख था, क्योंकि ये भी मतलब अगर बात करेंगे तो अनुशीलन समिति के, ठीक है, मुख्य बोलता था, मतलब इसको माउथ स्पीच कह सकते थे। किंतु बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचार प्रसार में सबसे प्रमुख कार्य युगांतर ने किया था, जिसके संस्थापक कौन थे, युगांतर के संस्थापक कौन थे, भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। उदाहरण था, ठीक है, बरिशाला सम्मेलन के प्रतिनिधियों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध करते हुए युगांतर ने लिखा, समस्या का समाधान लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों के उपनिवेशित दमन एवं शोषण को रोकने हेतु 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए। मतलब लोग 30 करोड़ है, अगर ये दमन को रोकना है, उपनिवेशी दमन को रोकना है, तो अपने 60,000 हाथों का प्रयोग करो, ठीक है। ताकत को ताकत द्वारा ही रोका जा सकता है। युगांतर के कुछ प्रमुख लेख की बात करेंगे, मुक्ति कौन पाथे, ठीक है, मुक्ति कौन पाथ है, मतलब मुक्ति पाथ का मतलब रास्ता, मतलब मुक्ति किस मार्ग से मिलेगी, ठीक है, नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। मतलब युगांतर के कुछ प्रमुख लेख की बात करेंगे तो मुक्ति कौन पाथ है, मुक्ति किस मार्ग नामक पुस्तक में प्रकाशित होता है। इस पुस्तक में भारतीय सैनिक से, ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था। मतलब भारतीय सैनिक जो कि ब्रिटिश के अधीन काम करते थे, उनसे आग्रह किया गया कि भारतीय क्रांतिकारियों को क्या करो, हथियार दे दो अपने, ठीक है। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने दूर दराज के क्षेत्रों यथा पंजाब, दिल्ली एवं संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास हेतु अनेक गुप्त समितियों का गठन किया, ठीक है। रास बिहारी बोस एक्टिव हो जाएंगे, सचिन सन्याल एक्टिव हो जाएंगे, सब के सब जो थे इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार प्रसार किए, बहुत सारी, ठीक है, क्या की, तो बहुत सारी मतलब इन्होंने संस्थाएं स्थापित की, ठीक है। हेमचंद्र कानूनगो की बात करेंगे तो ये मतलब सैन्य परीक्षण और बम बनाने की कला सीखने के लिए विदेश जाते हैं, ठीक है। क्या नाम था, अनुशीलन समिति के सदस्य है, याद रखिएगा, नाम पूछा जाएगा, पूछा कि हेम अनुशीलन समिति के कौन से सदस्य जो था राजनीतिक एवं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश की यात्रा करते, हेमचंद्र कानूनगो, याद रखिएगा, ठीक है। 1907 में युगांतर समूह के सदस्यों ने पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट, ठीक है, गवर्नर फूलर को 16 अक्टूबर 1905 से लेकर 20 तक जो रहते हैं, ठीक है, तो 1905 से लेकर 1905 से लेकर 20 तक रहता है। 1906 तक पूर्वी बंगाल और असम के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या का असफल प्रयास किया, ठीक है। तो फूलर की हत्या करने का मतलब इन्होंने प्रयास किया, लेकिन क्या होता है, फूलर बच जाता है, उसकी हत्या नहीं हो पाती है। अब फूलर जो था क्या था, ये अलोकप्रिय था, ये काफी कुख्यात माना जाता था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, जो कि कहाँ था, पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसकी हत्या का प्रयास किया जाता है युगांतर समूह के द्वारा, जो कि असफल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो बहुत सारी हिंसक गतिविधि के यहाँ पे जन्म जो होता है, उसमें 1907 दिसंबर में रेल की पटरी उड़ाने का प्रयास किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर यात्रा कर रहा है, ठीक है। यही एंड्रू फ्रेजर जो था, जो कि पुलिसिंग कमीशन लेकर आता है ना, कर्जन के शासनकाल में फ्रेजर कमीशन है, जो कि पुलिस सुधार से संबंधित है। तो ये प्रश्न भी परफेक्शन आईएएस में पूछा गया था। परफेक्शन आईएएस में पिछला सेट आपने किया होगा, परफेक्शन में नहीं, परफेक्शन इरूटिरिया में था। इरूटिरिया का आपने देखा होगा ना, वॉल्यूम इरूटिरिया का जुनून पे सीरीज 2 आया था ना, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो ये फ्रेजर की बात करेंगे तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, 1907 में रेल यात्रा कर रहा था और उस पटरी को उड़ाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। अब आते 1908 में मुजफ्फरपुर आते हैं। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनकी गाड़ी पे बम फेंका था। एक खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की बात करें, ये भी जो थे अनुशीलन समिति से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर का जज जो था, किंग्सफोर्ड की बात करेंगे तो किंग्सफोर्ड काफी कुख्यात जज था, इसने अनुशीलन समिति के लोगों को बहुत मतलब यातनाएं दी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
और जब ये बंगाल में जब इसका जो समय जब पूरा हो जाता है, जब बंगाल में इसकी हत्या करने की प्रयास किया जाता है, ठीक है, बंगाल में ही इसको मारने की प्लान था, लेकिन जब इसको पता चलता है इसकी जान को खतरा है तो सरकार इसका ट्रांसफर बिहार में कर देता है। लेकिन बाद में बिहार में दो नवयुवक आते हैं जिनका नाम था खुदीराम बोस, एक का नाम प्रफुल्ल चाकी था, इसको मारने की प्लान करते हैं, ठीक है। मुख्य प्रेसिडेंसी दंड नायक ने किंग्सफोर्ड की युगों को छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य प्रेसिडेंसी दंड नायक के रूप में किंग्सफोर्ड की बात करेंगे, जज था वो, ठीक है। युगों को छोटे छोटे अपराधों के लिए बहुत बड़ी बड़ी सजाएं दी, लेकिन गलती से बम श्री कैनेडी की गाड़ी पर लगा जिसमें दो महिलाएं मारी गई, ठीक है, उनकी बेटी थी एक उसकी पत्नी थी। इसके पश्चात प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस पकड़े गए। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया, खुदीराम बोस को मुकदमा चलाकर उनके, ठीक है, ध्यान रखें, फांसी की सजा दी गई, ठीक है। और खुदीराम बोस का जो केस जो लड़ा था मुजफ्फरपुर के वकील का नाम क्या था? हाँ, ठीक है, ध्यान रखें, पूछ सकता है, क्या नाम था? कालिदास बसु जो थे उनके केस लड़े थे, ठीक है, कालिदास बसु जो थे खुदीराम बोस के केस लड़े थे, ठीक है। अब देखिए, सरकार ने मानिक टोला उद्यान, कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी के लिए अनेक स्थानों पे छापा मारा तथा 34 व्यक्तियों के बंदी बनाए। इसमें दो घोष बंधु, ठीक है, अरविंद और बरिंद घोष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दो पकड़ाते हैं, इसमें से अरविंद घोष भी पकड़ा जाता है, बरिंद घोष भी पकड़ाते हैं, ठीक है। इन पे जो केस जो चला था अलीपुर षड्यंत्र कांड, ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र का था क्योंकि यहाँ पे हथियारों का जखीरा मिलता है, इसमें दोनों व्यक्ति को पकड़ा जाता है। कौन कौन? घोष बंधु, अरविंद घोष, बरिंद घोष, ठीक है। तो ये पूछा जाता है तो अरविंद घोष की गिरफ्तारी किस केस में हुई थी? तो अलीपुर षड्यंत्र में केस में हुई थी। बहुत मुश्किल से बच निकले थे, ठीक है, बहुत मुश्किल से, मतलब ये क्या निकले, बच निकले। इनकी जो वकालत जो लड़ी थी, कौन लड़े थे? इनकी बचाव किसने किया था? अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? हाँ, चित्तरंजन दास ने इनका बचाव किया था, ठीक है, चित्तरंजन दास ने इनका बचाव किया। और जब ये जेल से जब निकलने में जब सफल हो जाता है तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, जेल में हमको सपना आया था, अब हमको आध्यात्म की तरफ जाना है, सब हम राजनीति से क्या रहे संघर्ष ले रहे हैं, ठीक है, चले जाते पौंडीचेरी। आप पौंडीचेरी में स्थापित करते श्री अरविंदो आश्रम, ठीक है। अरविंद घोष जो थे अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद क्या होते हैं? हाँ, श्री अरविंदो नाम रख लेते, और आश्रम की, यार श्री अरविंदो आश्रम की जो बात हुई, नाम भी इनका बदल जाता है। और ये राजनीति से क्या लेते हैं? संन्यास ले लेते हैं। क्या लेते हैं राजनीति से? तो राजनीति से क्या ले लेते हैं? संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। अब चलेंगे, अभियोग चला, ठीक है। मुकदमे के दिनों में पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सरकारी प्रोसिक्यूटर तथा सरकारी गवाह नंद गोसाई की हत्या कर दी गई, ठीक है। अब ये जो मुकदमा में जो लोग जो शामिल थे, सबसे पहले पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट एसपी की हत्या कर दी गई, सरकारी प्रोसिक्यूटर की बात उसकी भी हत्या कर दी गई, और ये अलीपुर षड्यंत्र केस में नरेंद्र गोसाई जो था गवाह बना था, सरकारी गवाह, इसकी भी हत्या कर दी गई थी। तो ये तो सुपरिटेंडेंट और सरकारी प्रोसिक्यूटर की बात तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन था। तो ध्यान में सरकारी गवाह की बात करेंगे, क्या नाम था सरकारी गवाह? तो नरेंद्र गोसाई की बात करेंगे, उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। नरेंद्र गोसाई की हत्या जेल में की गई थी। कब की गई थी? नरेंद्र गोसाई की हत्या जेल में की गई थी, ठीक है। 1908 में पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कलकत्ता हाई कोर्ट में गोली मार दी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 1909 में कलकत्ता में सरकारी प्रोसिक्यूटर की हत्या करी, वकील था जो कि गवर्नमेंट का केस लड़ रहा था। तो तीनों जो थे अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे, तीनों को कहानी समाप्त कर दिया गया। नरेंद्र गोसाई की हत्या जेल में कर दी गई। 1908 में पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट की हत्या कलकत्ता हाईकोर्ट में गोली मार दी गई, ठीक है। 1909 में कलकत्ता में सरकारी प्रोसिक्यूटर की हत्या कर दी गई। पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 12 डकैती डाला। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 आपको बंगाल में पड़ता था, तो 12 डकैती इसको बोलते हैं, ठीक है। 12 डकैती का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पुलिन दास कर रहे थे, ठीक है। ये भी अनुशीलन समिति के ही सदस्य है, ठीक है। 12 डकैती का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पुलिन दास कर रहे थे, ठीक है। तत्कालीन अनेक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में क्रांतिकारियों की इन गतिविधियों के मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंगाल में संध्या में युगांतर तथा महाराष्ट्र में काल, ठीक है। काल के लेखक कौन, काल के संपादक कौन थे? तो प्रांजपे थे। क्या नाम था उनका? प्रांजपे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो महाराष्ट्र में काल ने क्रांतिकारियों की कार्यों को सही बताते हुए अनेक समर्थन में अनेक लिख लिखे, ठीक है। अंत में कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी गतिविधियां स्वदेशी आंदोलन की असफलता के पश्चात उदय होती है, ठीक है। पहला चरण को जो क्रांतिकारी गतिविधियां की बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण उदय होती है। दूसरा चरण को जो क्रांतिकारी गतिविधि जो होगा वो असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण ही, मतलब क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है।
तथा इसने तत्कालीन युवा पीढ़ी को राष्ट्रवाद की एक नई भावना का संचार किया, किंतु धर्म पर अत्यधिक बल देने के कारण मुसलमानों का समर्थन इसे नहीं मिला। ठीक है, मुस्लिम समाज के युवाओं ने इसमें भाग नहीं लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों का सामाजिक आधार पर भी ज्यादा व्यापक नहीं था। बंगाल में उच्च वर्ग ने इससे सबने ज्यादा समर्थन में सहयोग प्रदान किया। ठीक है, संकुचित सामाजिक आधार एवं व्यापक जन सहयोग के अभाव में यह सरकारी दमन को बर्दाश्त नहीं कर सका तथा धीरे धीरे मतलब क्या होगा, इसका अस्तित्व की बात करेंगे तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बंगाल का कहानी हो गया। अब चलेंगे लोग महाराष्ट्र में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र से तिलक आते थे और तिलक जैसे नेताओं की बात करेंगे, उसकी वजह से महाराष्ट्र में तो क्रांतिकारी फैलना स्वाभाविक था। ठीक है, 1918 में विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम महाराष्ट्र में ही हुआ। ठीक है, यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ वासुदेव बलवंत फड़के के रामोसी कृषक दल ने 1879 में किया था। आज के सवेरे वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में मैं इनके बारे में बताया था आप लोगों को। ठीक है, देखिए कनेक्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो 1879 में क्या था, रामोसी कृषक दल की स्थापना से वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ठीक है, ये मतलब काफी बेहतरीन लड़े थे। ठीक है, इस दल ने सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश पे अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संचार लाइनों को नष्ट करके सरकारी सेवा को ठप किया। इनको भारतीय क्रांतिकारी के जनक के रूप में भी इनको जानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के धन एकत्र करने के लिए अनेक स्थानों पर डकैतियां डाली, किंतु 1890 में, ठीक है, इसके पूर्ण विकास से पहले ही सरकार ने बर्बरता पूर्वक इनका दमन कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज के प्रति प्यार और अंग्रेजी विरोधी भावनाओं को जगाने के लिए गणपति त्योहार और शिवाजी त्योहार दोनों मनाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोनों उत्सव। एक 1893 होगा, एक या 94-95 आंसर लेते हैं, 95 होगा। ठीक है, 95। अपने, हाँ, अपने समाचार पत्रों के मराठा जो की बात करेंगे, मराठा अंग्रेजी में था। ठीक है, ध्यान में, केसरी की बात करेंगे तो केसरी जो था आपका किसमें था, तो केसरी आपकी मराठी में था। ठीक है, इसमें अनेक लेख लिखे। ठीक है, और तिलक के दो शिष्य होते थे। ठीक है, तिलक के दो शिष्य होते, जिनका नाम था दामोदर चापेकर। ठीक है, और एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, तो बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर ने 1897 में पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रैंड एवं लेफ्टिनेंट हस्ट की हत्या कर दी। ठीक है, इसके आरोप लगाया गया था, मतलब ये जो थे वहां पे पूना में जो प्लेग फैला था, तो प्लेग में अच्छा से काम नहीं किया था। ठीक है, इसके वजह से काफी लोग मारे गए। इसलिए चापेकर बंधु की बात करेंगे, जिसका नाम था दामोदर चापेकर साहब, बालकृष्ण चापेकर साहब ने 1897 में पूना में मतलब क्या कर दिया, प्लेग समिति के प्रधान रैंड और एहर्स्ट की हत्या कर दी। ठीक है, बाद में जब इनसे पूछा गया तो बोले से तिलक के लेखों से प्रभावित थे, मतलब तिलक को पढ़ते थे और उनके लेखों से बहुत अधिक क्या थे, प्रभावित थे। ठीक है, बाद में चापेकर बंधु पकड़े गए, उन्हें फांसी की सजा दी गई। ठीक है, विनायक दामोदर समय पर उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 गुप्त सभा मित्र मेला का उद्घाटन किया। यही मित्र मेला 1904 में जाके क्या बन जाता, अभिनव भारत बन जाता। ठीक है, मेजनी की तरुण इटली की तर्ज पे, मेजनी में भी मतलब मेजनी में यंग इटली यंग यूरोप बनता है ना, तरुण इटली मतलब क्या होगा, मतलब यंग इटली। ठीक है, यंग इटली यंग यूरोप मेजनी ने स्थापित, तरुण का मतलब यंग होता है, हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया है, जिसमें 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई। शीघ्र ही बंबई, पुणे एवं नासिक बम बनाने का मतलब क्या था, ये सब मतलब क्या बन गया, केंद्र के रूप में बन गया। 1909 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन को अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कन्हरे के द्वारा हत्या कर दी। और इसी केस में मतलब कौन फंस जाते थे, इसी केस में दामोदर सावरकर साहब फंस जाते। ठीक है, क्योंकि और भाई को गिरफ्तार कर ले जाते, इनके परिवार पे काफी अधिक जुर्म किया जाता है। तो सावरकर साहब डेट टाइम मतलब कहाँ पे थे, डेट टाइम इंडिया हाउस में थे। डेट टाइम इंडिया हाउस कहाँ पे था, लंदन में था ना। ठीक है, हाँ, तो वहां से उनको वापस आना पड़ता है। ठीक है, अब हम चलेंगे पंजाब। ठीक है, पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में अनेक तत्वों का सम्मिलित भूमिका निभाई। इसमें लगातार 2 अकालों के बावजूद भू राजस्व एवं सिंचाई के करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। जमींदारों द्वारा आरोपित बेगार प्रथा एवं बंगाल की घटनाओं प्रमुख है। इसके साथ ही लाला लाजपत राय एवं भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने भी बंगाल में क्रांतिकारियों आतंकवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां से भी 2 क्रांतिकारी नेता आते थे, एक लाला लाजपत राय साहब और दूसरा अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के चाचा थे। लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र पंजाबी के माध्यम से पंजाब के लोगों को किसी भी स्थिति में स्वयं के प्रयासों द्वारा उत्पीड़न का विरोध करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, जबकि अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए, ठीक है, मोहिसबान ए वतन, ठीक है, संस्था का स्थापना किया था। ठीक है, एक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था अजीत सिंह। ठीक है, वहां से अखबार निकलती थी, क्योंकि भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किया था। ये पूछा था आपके ट्रिविया वाले सेट में भी हाल फिलहाल में। ठीक है, अजीत सिंह ने भारत माता में अनेक क्रांतिकारी लेख लिखे। उन्होंने दमन एवं उत्पीड़न का मतलब क्या किया, विरोध किया। भारत माता एक चित्र भी था, जिसके संस्थापक जिसके चित्रकार अम्बेद्कर टैगोर थे। लेकिन भारत माता क्या है, ये भारत माता पत्र है। ठीक है, जो कि मतलब अंजुमन ए मोहिब्सान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति के द्वारा इसको निकाला जाता था, जिसके संस्थापक अजीत सिंह थे। ठीक है,
प्रारंभ में अजीत सिंह एवं उनके समर्थकों ने चिनाब तथा बारी दोआब नहरी क्षेत्रों में किसानों पर लगाए गए भारी कर राजस्व को वापस लेने हेतु अभियान चलाया, किंतु बाद में उनका रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर हो गया। लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह के अतिरिक्त, ठीक है, आगा हैदर की बात करेंगे, सैयद हैदर की बात करेंगे, सैयद हैदर राजा की बात करेंगे, ठीक है, भाई परमानंद एवं प्रसिद्ध उर्दू कवि, ठीक है, लालचंद फलक ने भी पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय एवं प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो थी इनकी भी निभाई थी। ठीक है, नाम याद रखिए। ठीक है, सैयद हैदर राजा, ठीक है, आगा हैदर, भाई परमानंद, प्रसिद्ध उर्दू कवि लालचंद फलक, इनकी भी भूमिका थी। ठीक है, पंजाब में बात करें, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रारंभ होने से सरकार ने इसके दमन के प्रयास शुरू कर दिए और 1907 में कानून बनाकर राजनीतिक सभा एवं समितियों पर प्रतिबंध लगा दिया। लाला लाजपत राय को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। अजीत सिंह ने देश के निर्वासित कर दिए गए। ठीक है, अजीत सिंह जो थे देश से निर्वासित कर दिए गए। अजीत सिंह निर्वासन के पश्चात फ्रांस चले गए, लेकिन इसके पश्चात भी उन्होंने अपने सहयोगी यथासुखी अम्बा प्रसाद, भाई परमानंद एवं लाला हरदयाल इत्यादि के सहयोग से क्रांतिकारी गतिविधियों जारी रखा। ठीक है, तो लाला हरदयाल मतलब चले जाते, जेल चले जाते हैं। अजीत सिंह को देश से निर्वासित कर दिया गया। अजीत सिंह निर्वासन के पश्चात फ्रांस चले गए। इसके पश्चात उन्होंने अपने सहयोगी की बात करें, सुखी अम्बा प्रसाद की बात करेंगे, भाई परमानंद, लाला हरदयाल इत्यादि के सहयोग से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। ठीक है, लाला साहब के बदला जो थे अजीत सिंह लेना स्वाभाविक। लाला साहब जो थे अजीत सिंह के अच्छे मित्र थे, इसलिए आप देखेंगे से लाला साहब पे जब लाठी से जब वार किया जाता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जो व्यक्ति जो थे तो कहीं न कहीं से कौन थे, तो हमारे भगत सिंह जी थे, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता भी था दोनों के परिवार से, इसलिए काफी अधिक प्रभावित भी काफी अधिक होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे संबंध थे अजीत सिंह और मतलब लाला हरदयाल जी का। ठीक है, और दोनों के आई थिंक दोनों को एक ही जेल में आई थिंक रखा भी गया था। ठीक है, इनको अरेस्ट किया गया था, जेल में भी थे अजीत सिंह कुछ समय के लिए, हालांकि बाद में तो इनको देश से निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए जेल में भी थे। ठीक है, अब आते दिल्ली की बात करेंगे। ठीक है, दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों में स्पष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जब क्रांतिकारियों ने, ठीक है, तो 23 दिसंबर 1912 को, ठीक है, 1911 होना चाहिए ना, 12 क्यों दे रहा है, 1912 के 11 है। ठीक है, जो भी हो, हाँ, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे मतलब बम फेंका। इस हमले में हार्डिंग के कई सेवक मारे गए, वे बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना में रासबिहारी बोस, ठीक है, रासबिहारी बोस सचिंद्र सन्याल की भूमिका निभाई। ठीक है, घटना के पश्चात गिरफ्तार किया, कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। लेकिन यहाँ पे रासबिहारी बोस जो थे, बोस साहब जो थे, वो भाग गए। कहाँ पे भागे, जापान भाग गए। ठीक है, जापान भागे ही नहीं, वहां पे जाके जापानी भाषा सीख लिया। ठीक है, जापानी महिला से विवाह भी कर लेते, घर वगैरह सब भी बसा लेते, फिर नजर नहीं आते। एक के बाद नजर कब आएंगे, तो 1942-43 में एक के बाद नजर आएगा सीधे, मतलब 30 साल के बाद मतलब एक्टिव होते, जब सुभाष चंद्र बोस से जाके वो मिलेंगे तब एक्टिव होते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से जापानी बन गए थे। ठीक है, घटना के पश्चात पुलिस ने 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए, जिसमें मास्टर अमीन चंद, अवध बिहारी, अब दीनानाथ जी, ठीक है, सुल्तान चंद, हनुमंत सहाय, बसंत कुमार, बाल मुकुंद एवं बलराज इत्यादि को गिरफ्तार किया। ठीक है, ध्यान, 13 व्यक्ति में से आई थिंक 6 व्यक्ति को साथ फांसी दे देता है लोग। ठीक है, और इनके ऊपर जो केस जो चला, इनको दिल्ली सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नाम से मुकदमा चलाया गया। इनमें से कुछ को फांसी दी गई, शेष को देश से मतलब क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया। देश से निर्वासित कर दिया, डेट में से मतलब ऐसा नहीं कि से मतलब इनको मतलब बाहर जाने के लिए मुक्त छोड़ दिया गया, मतलब इनको जेल में रखा जाता है। ठीक है, देश से बाहर के जेल में रखा जाता है, मेरा कहने का मतलब ये होगा। ऐसा नहीं कि इनको बाहर बाहर भेज दिया, चलो वो फ्री हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो देश से निर्वासित कर दिएगा मतलब इनको सजा दिया जाता है, कहीं बाहर भेज दिया जाता है जेल में रहने के लिए। ठीक है, इस तरीके से दिल्ली सदन केस की बात करेंगे तो रासबिहारी बोस इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्रांतिकारियों के विदेशों में जो गतिविधियां जो थी, लंदन में होता, फ्रांस में होता, सैन फ्रांसिस्को में होता है, इसके बारे में हम लोग जो थे कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए।